नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे थे राज्यसभा पर और पिछले वीडियो के अंदर हमने राज्यसभा के कार्यकाल, उनकी सीटें और राज्यसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में चर्चा कर ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की। हमारा टॉपिक क्या था? राज्यसभा। और इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, किस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करवाया जाता है। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली व खुला मतदान पद्धति के द्वारा चुनाव करवाया जाता है। ये पद्धति दोस्तों मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी बताई थी, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बताई थी और अभी राज्यसभा के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसी पद्धति के द्वारा राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। फर्क इतना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव गुप्त मतदान से होता है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव खुला मतदान पद्धति से होता है। तो देखते हैं इनका चुनाव किस पद्धति से होता है। ध्यान देना, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली व खुला मतदान। ध्यान देना दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसके द्वारा, और खुला मतदान पद्धति। यहाँ चार शब्द आएगा: अप्रत्यक्ष रूप, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और खुला मतदान। ध्यान देना दोस्तों, इसको अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? इनके चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके चुनाव में, यानी राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में सीधी जनता भाग नहीं लेती। आप और हम भाग नहीं लेते, तो कौन भाग लेता है? राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी विधानसभा के अंदर जो विधायक निर्वाचित होते हैं वो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मतलब राज्यसभा सदस्य को एक निर्धारित या निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है कि एकल संक्रमणीय, दोस्तों इसको संक्रमणीय बोलिए या इसको स्थानांतरणीय बोलिए, अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि जब राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है और उस समय जो मतदाता मतदान करने के लिए जाता है, तो उस समय मतदाता को ये भी बताना होता है कि उसकी पहली पसंद का कैंडिडेट कौन है, दूसरी पसंद का कैंडिडेट कौन है। कहने का मतलब मतदाता को प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर वोट देने होते हैं, और जो उम्मीदवार पहली प्राथमिकता के अंदर निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं करता है, तो फिर जो कम जिस उम्मीदवार को वोट मिले हैं उनके वोट ट्रांसफरेबल किए जाते हैं, स्थानांतरणीय किए जाते हैं। इसलिए इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। खुला मतदान दोस्तों संविधान के अंदर, यानी आर्टिकल 80 के अंदर कहीं पर भी खुला या गुप्त मतदान जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों हमारे देश के अंदर
जो चुनाव करवाए जाते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा का हो, विधान परिषद या विधानसभा के हो, इन सभी चुनावों के संदर्भ में हमारी जो अंतरिम संसद थी उसके द्वारा दो अधिनियम बनाए गए थे। एक का नाम था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और एक का नाम था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। हमारी जो संसद है उस संसद के द्वारा ये दो अधिनियम बनाए गए थे चुनावों से संबंधित। इनको शॉर्ट में दोस्तों RPA 1950, RPA 1951 कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं उन सभी चुनावों से संबंधित हमारी अंतरिम संसद के द्वारा 1950 और 1951 के अंदर ये दो अधिनियम बनाए गए थे। इन अधिनियमों के अंदर ये शब्द लिखे हुए, आपको कभी भी ये पूछा जाता है कि खुला मतदान या गुप्त मतदान शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहाँ किया गया है, तो दोस्तों संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। यानी आर्टिकल 80 जिसमें राज्यसभा का वर्णन है उस आर्टिकल में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि चुनावों से संबंधित बनाए गए दो कानून जो है इनके अंदर इस शब्द का प्रयोग किया गया। अब बात आती है दोस्तों 2003 की, यानी 2003 से पहले इन अधिनियमों के अंदर खुला मतदान शब्द की जगह क्या नाम लिखा हुआ था, गुप्त मतदान शब्द लिखा हुआ था। यानी 2003 से पहले राज्यसभा के जब चुनाव करवाए जाते थे तो गुप्त मतदान पद्धति से करवाए जाते थे, लेकिन 2003 में इन जो अधिनियम जो 1950 और 51 का है इसमें संशोधन कर दिया गया और जो गुप्त मतदान शब्द था इसकी जगह खुला मतदान शब्द लिख दिया गया और ये लिख दिया गया कि अब राज्यसभा सदस्यों का चुनाव खुला मतदान पद्धति से करवाया जाएगा। तो ये है प्रणाली राज्यसभा सदस्यों के चुनाव की। अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता भाग नहीं लेगी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित विधायक भाग लेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी इनको एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब मतदाता को प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर वोट देना होगा और खुला मतदान से इनका चुनाव करवाया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये खुला मतदान होता क्या है, तो दोस्तों ध्यान देना, खुला मतदान किसे कहेंगे? खुला मतदान का मतलब है कि इसमें राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में क्या होता है कि जो चुनाव अधिकारी होता है उसके पास पार्टी के सचेतक बैठते हैं। यानी जो चुनाव अधिकारी होता है उसके पास प्रत्येक पार्टी के, जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है उस पार्टी का सचेतक बैठता है। आप जानते हैं हर पार्टी का एक सचेतक होता है। तो जब चुनाव होता है और जो चुनाव अधिकारी बैठता है उसके पास प्रत्येक पार्टी का, प्रत्येक दल का एक सचेतक बैठता है और जो मतदाता होता है वो अपनी पार्टी के सचेतक को वोट दिखा करके डालता है। अगर मान लीजिए कोई बीजेपी का एमएलए भाग लेते हैं, तो ये बीजेपी का जो एमएलए है इस बीजेपी पार्टी का एक सचेतक चुनाव अधिकारी के पास बैठा होता है। ये एमएलए अपनी पार्टी के सचेतक को वोट दिखा करके फिर डालता है। लेकिन मान लीजिए बीजेपी का कोई एमएलए है और चुनाव अधिकारी के पास चुनाव अधिकारी के पास कांग्रेस पार्टी का कोई सचेतक बैठा है और बीजेपी पार्टी वाले एमएलए
अगर कांग्रेस पार्टी वाले सचेतक को वोट दिखा दिया, कहने का मतलब अगर कोई विधायक अपने विपक्षी पार्टी के सचेतक को वोट दिखाकर डालता है तो उसका वोट निरस्त कर दिया जाएगा। ये है खुला मतदान का मतलब। खुला मतदान का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रत्येक पार्टी का एक सचेतक चुनाव अधिकारी के पास बैठता है और जो मतदाता होता है वो अपनी पार्टी के सचेतक को वोट दिखा करके डालता है। अगर विपक्षी पार्टी के सचेतक को वोट दिखा दिया तो उसका वोट निरस्त कर दिया जाता है। ये होता है खुला मतदान का मतलब। तो राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली व खुला मतदान के द्वारा करवाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं, ये जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। अब ये निर्धारित कोटा निकालने का सूत्र क्या होगा उसको ध्यान में रखना। मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या बटे निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1 और प्लस 1। ये होता है निर्धारित कोटा निकालने का सूत्र। राज्यसभा सदस्य का जब चुनाव होता है तो उसको एक निर्धारित या निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और वो निर्धारित कोटा निकालने का सूत्र है मतदाताओं की कुल संख्या बटे निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1 और आगे प्लस 1। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के लिए? 10 सदस्य होते हैं और ये किस प्रकार से होते हैं? 3 + 3 + 4 के हिसाब से होते हैं। यानी एक साल 3 हो गए, फिर 2 वर्ष बाद 3 होंगे और फिर 2 वर्ष बाद 4 होंगे। तो मान लो जिस वर्ष 3 सदस्यों की सीटों पर या 3 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं तो उनका निर्धारित कोटा हम कैसे निकालेंगे? मतदाताओं की कुल संख्या आप जानते हैं कितने राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, तो कुल मतदाता कितने हो गए? 200 बटे निर्वाचित होने वालों की उम्मीदवारों की संख्या। तो जिस वर्ष 3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3, क्योंकि 3 सदस्य निर्वाचित होंगे प्लस 1 और प्लस 1। जब इसको हम हल करते हैं तो आता है 200 बटे 4 प्लस 1। इनको जब हम काटते हैं तो आता है 50। तो 50 प्लस 1 यानी 51 मत। यानी जिस वर्ष 3 सदस्यों का चुनाव होना है उस वर्ष प्रत्येक सदस्य को 51 मत प्राप्त करना होगा निर्वाचित होने के लिए। अब मान लो किसी वर्ष 4 सदस्यों का चुनाव होना है तो उस वर्ष क्या करना है? केवल निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की जगह हमें क्या रखना है? 4 रखना है। यानी किस प्रकार से निकलेगा? 200 बटे 4 प्लस 1 और प्लस 1 यानी 200/5 प्लस 1 यहाँ कितना आ गया? 40 बराबर 41। यानी जिस वर्ष 4 सदस्यों का चुनाव हो रहा है उस वर्ष प्रत्येक सदस्य को 41 मत प्राप्त करने होंगे निर्वाचित होने के लिए, और जिस वर्ष 3 सदस्यों का चुनाव हो रहा है उस वर्ष 51 मत प्राप्त करने होंगे निर्वाचित होने के लिए। ये स्थिति है राजस्थान की, जहां पर 3 + 3 + 4 के हिसाब से चुनाव करवाए जाते हैं। तो ये है निर्धारित कोटा प्राप्त करने का सूत्र। दोस्तों इस प्रकार से राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चुनाव करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाता है?
इसकी बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं। राज्यसभा सदस्यों के को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? ध्यान देना दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी तो होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किसको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बात आती है उपसभापति, उपसभापति और सदस्यों की, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? ये सभापति करता है। कौन दिलाता है? दोस्तों संविधान में बस इतना लिखा हुआ है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाएगी। तो आप देखते हैं लोकसभा के अंदर तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, जो लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। और यहाँ राज्यसभा में इनके द्वारा नियुक्त कौन होता है? सभापति होता है। इसलिए राज्यसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सभापति दिलाता है। ध्यान देना दोस्तों, राज्यसभा के सभापति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, जबकि राज्यसभा के उपसभापति व अन्य सदस्यों को शपथ राज्यसभा का सभापति दिलाएगा। ये थी शपथ के बारे में। अब बात करते हैं ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र किसको देंगे? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति है ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद बात आती है उपसभापति, उपसभापति और सदस्यों। तो उपसभापति और जो सदस्य हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? सभापति को देंगे। किसको देंगे? सभापति को देंगे। राज्यसभा का सभापति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, उपसभापति सदस्य त्याग पत्र सभापति को देगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये जो राज्यसभा है इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होनी है, यानी कम से कम समय कितना निर्धारित किया गया है। तो राज्यसभा की बैठक की अगर बात की जाए तो दोस्तों पहला पॉइंट ध्यान में रखने वाला ये है कि राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। बुलाता तो कौन है बैठक? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक बुलाता है। जबकि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति बुलाएगा, राज्यसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा की बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? सभापति के द्वारा की जाएगी। और इसके अलावा ध्यान रखना कम से कम 6 माह के अंदर एक बैठक होना आवश्यक है। कम से कम 6 माह के अंदर एक बैठक होना आवश्यक है राज्यसभा की, यानी साल के अंदर 2 बैठक कम से कम होनी चाहिए। तो राज्यसभा की बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, उसकी अध्यक्षता सभापति करता है और राज्यसभा की कम से कम 6 माह के अंदर एक बैठक होनी जरूरी है। अब बात आती है कि राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी चाहिए, क्वोरम कितनी चाहिए? गणपूर्ति या क्वोरम। तो दोस्तों राज्यसभा की बैठक के लिए 1/10 गणपूर्ति आवश्यक होती है। अब दोस्तों ये गणपूर्ति क्या होती है? तो देखो किसी भी कार्य को या किसी भी सभा को संचालित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की जो कम से कम संख्या निर्धारित की जाती है वही गणपूर्ति या क्वोरम कहलाती है। और वो राज्यसभा की कितनी है? 1/10। कहने का मतलब राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं
उनके अगर 1/10 सदस्य बैठक में नहीं आएंगे तो वो बैठक निरस्त कर दी जाएगी, यानी राज्यसभा अपना कार्य प्रारंभ नहीं करेगी। तो जो कम से कम सदस्य संख्या निर्धारित होती है वो है 1/10। राज्यसभा के कुल सदस्यों की 1/10। तो राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम पूछा जाए तो कितनी बतानी है? 1/10 बतानी। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये जो गणपूर्ति है इसका निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण कौन करता है? सभापति करता है। कौन करता है? सभापति करता है। और मान लो दोस्तों ऐसा समय आता है, ऐसी स्थिति आती है कि राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है, सदन में नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता सभापति करता है और 6 माह में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है। और बैठक के लिए 1/10 गणपूर्ति या कोरम होनी चाहिए और इस गणपूर्ति का निर्धारण राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि ये जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनको पद से किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा? कैसे इन्हें हम हटा सकते हैं? हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया दोस्तों, सभापति कार्यकाल से पहले राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कर सकता है, उनकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, लेकिन सभापति 2 ही कारणों से इनकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। अब हमारे लिए जरूरी ये हो गया कि वो 2 कारण कौन से हैं? तो पहला कारण ये है कि अगर राज्यसभा का सदस्य संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं करता है और वो सदन को बिना सूचना दिए अगर 60 दिन तक शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का सभापति उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा, उसको सस्पेंड कर देगा। पहला कारण क्या है? अगर संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं करता है और 60 दिन तक बिना सूचना दिए शपथ ग्रहण नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का जो सभापति है वो सदस्य की को निलंबित कर देगा, उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। दूसरा कारण, अगर राज्यसभा सदस्य सदन में बिना सूचना दिए लंबे अवधि के लिए अगर अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी सभापति उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। सदन में बिना सूचना दिए लंबी अवधि के लिए अनुपस्थित रहने पर, तो ये 2 मुख्य कारण हैं। इसकी वजह से सभापति राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कर सकता है, उनकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। पहला कारण था कि अगर सदस्य संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं करता और 60 दिन तक बिना सूचना दिए शपथ ग्रहण नहीं करता है, तो सभापति उसकी सदस्यता समाप्त करेगा। और दूसरा कारण था, अगर सदस्य सदन में बिना सूचना दिए लंबे समय तक अगर नहीं आता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में सभापति उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। दोस्तों हमने देखा राज्यसभा के बारे में,
और राज्यसभा के बारे में हमने बात की, उसके गठन की, उसके उपनामों की, उसके कार्यकाल की, सीटों की, निर्वाचन की, योग्यता, शपथ और त्यागपत्र की। इसके अलावा राज्यसभा की बैठक और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया देखिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के संबंध में विशेष प्रावधानों की। राज्यसभा के संबंध में विशेष प्रावधान क्या क्या इसके संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वो सदन का सदस्य नहीं होता है। पहले भी दोस्तों मैंने बताया था राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान में रखना राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। दूसरी बात, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि क्या ये राज्यसभा का जो सभापति है ये निर्णायक वोट दे सकता है, कास्टिंग वोट दे सकता है या नहीं? तो बता दूं दोस्तों, राज्यसभा का सभापति निर्णायक वोट दे सकता है। निर्णायक मत या इसे कास्टिंग वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट कहते हैं। राज्यसभा का सभापति ये कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। अब बात आती है कि निर्णायक मत कहते किसे हैं? तो दोस्तों जब राज्यसभा के अंदर किसी प्रस्ताव पर या किसी विधेयक पर वोटिंग करवाई जाती है और उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभापति के द्वारा एक वोट डाला जाता है और वही निर्णायक वोट या कास्टिंग वोट कहलाता है। ऐसी जब कंडीशन आती है राज्यसभा के अंदर, उस समय राज्य सभापति इस निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति क्या निर्णायक वोट दे सकता है, तो जी बिल्कुल दे सकता है जब इस प्रकार की परिस्थिति आती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 67 की, आर्टिकल 67 की। इस आर्टिकल को मैंने उपराष्ट्रपति के संबंध में भी बताया था, क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। लेकिन ये आर्टिकल 67 राज्यसभा को विशेष पावर देता है। किस प्रकार से? देखो दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की शुरुआत या पहल जो की जाती है वो आर्टिकल 67 के तहत राज्यसभा ही कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। यानी लोकसभा से एक पावर अधिक मिली है राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत आर्टिकल 67 के तहत कौन कर सकते हैं? केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। यानी जब उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगी? राज्यसभा लाएगी, और राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा की केवल उसको अनुमोदन मिल जाता है, यानी केवल स्वीकृति मिल जाती है लोकसभा की, तो उस दिन उपराष्ट्रपति हट जाता है। तो आर्टिकल 67 में ये ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 249 की। आर्टिकल
249। इस आर्टिकल के तहत राज्यसभा को ये पावर मिली है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ध्यान देना दोस्तों, आर्टिकल 4249 के द्वारा राज्यसभा को क्या पावर मिली है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा को जब ये लगने लगे कि राज्य सूची का कोई विषय वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से उस विषय पर कानून बनाने की पहल कर सकती है। केवल राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा इसकी पहल नहीं कर सकती। तो सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की जो पहल है वो राज्यसभा ही करती है, लोकसभा नहीं करती। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि इस प्रकार के विषय पर जब संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, उस कानून की अधिकतम अवधि जो है वो 1 वर्ष की होती है। अधिकतम अवधि कितनी होती है दोस्तों? 1 वर्ष की होती है। यानी राज्य सूची का ऐसा विषय जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है और उस पर अगर संसद कानून बनाती है तो उसकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष के बाद वो अपने आप निरस्त हो जाता है। तो राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, वो निर्णायक वोट दे सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत या पहल कर सकता है और राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की पहल कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 312 की। आर्टिकल 312 दोस्तों, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की पहल कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के गठन की पहल कर सकते। ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 312 राज्यसभा के संबंध में। इसमें आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा को एक पावर दी गई है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा के गठन की पहल कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस। क्या कहते हैं? ऑल इंडिया सर्विस। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में मात्र 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विस है। कितनी है वर्तमान में? 3 है। कौन कौन सी है? IAS, IPS और IFS। ये 3 ही अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस वर्तमान में भारत में है। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, यानी 3 के अलावा चौथी या 5वीं जितनी भी आगे और अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, तो उस समय उसकी पहल जो है वो कौन करेगी? राज्यसभा करेगी। यानी सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा लाएगी, राज्यसभा उसको पारित करेगी, उसके बाद लोकसभा का कार्य प्रारंभ होगा। तो आर्टिकल 312 के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की पहल
राज्यसभा कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 352, 56 और 60 की। आर्टिकल 352, 56 और आर्टिकल 360। दोस्तों राष्ट्रपति के टॉपिक में भी बताया था, इन आर्टिकलों के माध्यम से राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां मिली हैं। आर्टिकल 352 के तहत आप जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। बात ध्यान ये रखनी है कि जब ये आपातकाल लगाया जाता है उस समय संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। और मैंने बताया था दोस्तों कि उस समय मान लो लोकसभा अगर भंग है तो स्वीकृति देने का कार्य कौन करता है? केवल राज्यसभा करती है। कौन करती है? केवल राज्यसभा स्वीकृति देती है। इस बात को भी नोट करना। आर्टिकल 352, 56, 60 लागू करने के लिए संसद की स्वीकृति जरूरी है। अगर संसद उस समय अगर लोकसभा अगर भंग है तो स्वीकृति कौन देगा? राज्यसभा देगा। ये एक पावर मिली है आर्टिकल 352, 56 और 60 के तहत राज्यसभा। तो ये थे दोस्तों राज्यसभा से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों की बात। यहाँ पे हमारा राज्यसभा का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमें बात करनी है दोस्तों कि आज तक कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा सदस्य के रूप में बनने वाले प्रधानमंत्री दोस्तों अभी तक 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। हमें उन 4 प्रधानमंत्रियों के नाम याद रखना। तो पहली थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी जो राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। दूसरे थे HD देवगौड़ा साहब थे जो राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनते हैं। तीसरे थे इंद्र कुमार गुजराल और चौथे व अंतिम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज तक ये 4 प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे राजस्थान से जो 10 राज्यसभा सांसद निर्वाचित होकर जाते हैं वो कौन कौन है वर्तमान के अंदर, उनके नाम भी हमें याद रखना है। तो राजस्थान से निर्वाचित 10 राज्यसभा सांसद ये वर्तमान में कौन है, इनके नाम हमें याद रखना है। पहले राजेंद्र गहलोत साहब वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। दूसरे KC
वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल। तीसरे नीरज डांगी। दोस्तों केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत, ये तीनों का जो चुनाव है वो एक साथ होता है। और इनका चुनाव 19 जून 2020 को हुए थे। इसलिए इनका कार्यकाल अगर देखें तो कब पूरा होगा, 18 जून 2026 को इनका कार्यकाल पूरा होगा, क्योंकि कितना होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद बात करें ओम प्रकाश माथुर। राम कुमार वर्मा, ओम प्रकाश माथुर, राम कुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह, और इसके बाद बात करते हैं हम के अल्फोंस जोसेफ, के अल्फोंस जोसेफ। दोस्तों ये जो 4 सदस्य हैं ये निर्वाचित हुए थे 5 जुलाई 2016। कब निर्वाचित हुए थे? 5 जुलाई 2016 को। तो इनका कार्यकाल कब पूरा होगा? 4 जुलाई 2022 को। कब पूरा होगा? 2022 को हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की, भूपेंद्र सिंह यादव। नंबर 9 किरोड़ी लाल मीणा, किरोड़ी लाल मीणा। और नंबर 10 डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका चुनाव होता है 4 अप्रैल 2018 को। तो कार्यकाल कब पूरा होगा? 3 अप्रैल 2024 को। देखो दोस्तों किस प्रकार से व्यवस्था की गई। पहले भी मैंने बताया था कि राजस्थान से 3+3+4 के हिसाब से चुनाव होते हैं। तो यहाँ देखिए 3 सदस्यों का चुनाव 2020 में होता है, फिर 4 सदस्यों का चुनाव कब हो रहा है? 2016 के अंदर, यानी और फिर 3 सदस्यों का चुनाव कब हुआ? 18 के अंदर, यानी 16 के अंदर, फिर 2 साल बाद 18 के अंदर और फिर 2 साल बाद 20 के अंदर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये राज्यसभा के चुनाव करवाए जाते हैं ताकि राज्यसभा एक स्थायी सदन बना रहे। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का और के अल्फोंस जोसेफ का। इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस सीट से निर्वाचित हुए थे राजस्थान से, उस सीट से पहले मदनलाल सैनी निर्वाचित हुए थे। 4 अप्रैल 2018 को वो निर्वाचित हुए थे मदनलाल सैनी, लेकिन इनकी 2019 में मृत्यु हो गई थी मदनलाल सैनी की। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह 19 अगस्त 2019 को इस मदनलाल सैनी की सीट से निर्वाचित होते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल तो 2019 से 2024 तक ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए तो मैंने बताया था कि पद अगर खाली होता है कार्यकाल से पहले तो शेष अवधि के लिए होगा चुनाव, न कि 6 वर्ष के लिए। एक बात करते हैं के.जे. अल्फोंस की। दोस्तों 5 जुलाई 2016 को निर्वाचित होते हैं, कार्यकाल पूरा होता है 4 जुलाई 2022 को, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल है। लेकिन के अल्फोंस जोसेफ जो है, इनकी जगह पहले
राजस्थान से राज्यसभा सांसद कौन निर्वाचित थे? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो एम वेंकैया नायडू राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित थे, लेकिन जैसे ही वो भारत के उपराष्ट्रपति बने उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने से ये सीट जो खाली हुई थी इस पर उपचुनाव करवाए गए थे शेष अवधि के लिए, और वहां पर निर्वाचित हुए केजे अल्फोंस का। तो ये एम वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति की शपथ ली थी। उस दिन उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था, और उसके बाद उसकी सीट पर के अल्फोंस जोसेफ निर्वाचित होते हैं। इसलिए इनका जो कार्यकाल है केजे अल्फोंस का, इनका कार्यकाल शुरू होता है 7 नवंबर 2017 से। 7 नवंबर 2017 से लेकर के शेष अवधि के लिए यानी 4 जुलाई 2020 तक इनका कार्यकाल होगा। तो ये है हमारे राजस्थान से 10 राज्यसभा सांसद। वर्तमान की स्थिति इस प्रकार से दोस्तों: राजेंद्र गहलोत, केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी, ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह, के अल्फोंस जोसेफ, भूपेंद्र सिंह यादव, किरोड़ीलाल मीणा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 मनोनीत सदस्य किए गए हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में वो 12 मनोनीत सदस्य कौन कौन हैं, उनके नाम भी हमें जरा ध्यान रखना है। राजस्थान से जो 10 गए थे उनके नाम ध्यान में रखना है। जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं उनके नाम ध्यान में रखना है, और जो 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य के रूप में बने हैं उनके नाम हमें याद रखना है। तो 12 मनोनीत सदस्य कौन कौन से वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर? उनमें सबसे पहले नाम आता है दोस्तों रघुनाथ महापात्र का। रघुनाथ महापात्र। इसके बाद सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। इसके बाद राम सकल, राकेश सिन्हा, रूपा गांगुली, संभाजी राजे, सुरेश गोपी, सुब्रमण्यम स्वामी, MC मेरी कॉम, नरेंद्र जाधव, शौपन दास गुप्ता, शौपन दास गुप्ता, और अंतिम 12वें हैं रंजन गोगोई। ये 12 सदस्य है वर्तमान में राज्यसभा के अंदर जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत किया था।
रघुनाथ महापात्र, सोनल मानसिंह, राम सकल, ये जो सदस्य हैं 4 सदस्य, इनको 2018 के अंदर मनोनीत किया गया था। कब मनोनीत किया गया था? 18 में, इसलिए इनका कार्यकाल 2024 में पूरा होगा। ये बाद में 6 सदस्य रूपा गांगुली, संभाजी राजीव, सुरेश गोपी, सुब्रमण्यम स्वामी, एन सी मेरीकॉम, नरेंद्र जाधव और शोभन दास गुप्ता, इन 7 सदस्यों को 2016 में मनोनीत किया गया। इनको 18 में मनोनीत किया गया, इनको 16 में मनोनीत किया गया था। इनका कार्यकाल कब पूरा हुआ? 6 वर्ष बाद, यानी 2022 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ। इनका 2024 में। ये जो रंजन गोगोई है, इसकी जगह पहले थे KTS तुलसी, और KTS तुलसी को 2014 के अंदर 25 फरवरी 2014 के अंदर निर्वाचित हुए थे, इसलिए इनका कार्यकाल 24 फरवरी 2020 को पूरा हो गया। तो KTS तुलसी के स्थान पर फिर रंजन गोगोई को 16 मार्च 2020 को मनोनीत किया गया। 16 मार्च 2020 को रंजन गोगोई को मनोनीत किया गया है। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 15 मार्च 2026 तक रहेगा। तो देखो दोस्तों, मनोनीत सदस्यों में भी इसी प्रकार से व्यवस्था की गई है। यहाँ देखना, 2016 के अंदर मनोनीत, फिर 18 के अंदर मनोनीत, और फिर 2020 में, यानी हर 2 साल के बाद निर्वाचित या मनोनीत हो रहे हैं। और इनका कार्यकाल भी इसी प्रकार से 2020 के अंदर समाप्त हुआ, 22 में हो गया और 24 के अंदर। तो कहने का मतलब, इस राज्यसभा सदन को स्थायी बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बना दी गई है कि हर 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे और उसके स्थान पर 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होंगे, ताकि यह सदन स्थायी बना रहे। तो हमने देखा कि वर्तमान में राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य किए गए हैं, उनके क्या नाम है, इनको दोस्तों ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा। जब 1952 में इसका गठन हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, उस समय इसके पहले सभापति कौन थे? तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप जानते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो वही उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो राज्यसभा के पहले सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। अब बात आती है कि वर्तमान के अंदर राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति, तो आपको पता होगा कि इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और वही राज्यसभा के क्या है? सभापति हैं, एम वेंकैया नायडू, जो कब से है? 11 अगस्त 2017 से। तो राज्यसभा के पहले सभापति, वर्तमान सभापति। अब वर्तमान राज्यसभा के उप सभापति कौन है? सभापति है वेंकैया नायडू, उप सभापति है दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह। और ये जो हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये जदयू पार्टी के, किस पार्टी के हैं? जदयू पार्टी से हैं। अब बात आती है कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? महासचिव
सचिव कौन है? तो इसके जो महासचिव है वो है देश दीपक वर्मा। देश दीपक वर्मा। ये बेसिक बातें हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सभापति कौन है, वर्तमान में उपसभापति कौन है, राज्यसभा के महासचिव कौन है। इसके बाद बात करते हैं, ये जो राज्यसभा सदन है, इस सदन में पक्ष के नेता कौन है और विपक्ष के नेता कौन है? तो पक्ष के नेता कौन है दोस्तों? थावर चंद गहलोत है। थावर चंद गहलोत। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? बीजेपी से। किस पार्टी के हैं ये? बीजेपी के। थावर चंद गहलोत। बात आती है सदन में विपक्ष के नेता कौन है? विपक्ष के नेता, तो दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष के नेता है गुलाम नबी आजाद। कौन है दोस्तों? गुलाम नबी आजाद। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस से। तो इन फैक्ट, ये जो फैक्ट है राज्यसभा के सामने, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान में सभापति एम वेंकैया नायडू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जो जदयू पार्टी से बिलोंग करते हैं, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा है, राज्यसभा में पक्ष के नेता थावरचंद गहलोत है, बीजेपी के हैं, और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हैं जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी राज्यसभा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे लोकसभा पर। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।